अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट्स, रिस्पेक्टेड एडी एस्पायरेंट्स, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। एक क्वेश्चन आया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पेपर में ओम्बड्समैन के हवाले से। दैट इज़ वाई हमने ये सोचा कि हम दी पंजाब ऑफिस ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 1997 उसको एक दफ़ा जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपको वो अब जिस तरह मैं आपको 5-7 साल से बच्चों की तरह जो है वो ये बताता आया हूँ कि एक बेर एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, उसके कंटेंट्स को साथ लेके चलते हैं और साथ साथ उसके कंटेंट्स खुद बनाते हैं, एक स्कीम की सूरत में पढ़ते हैं। और जब स्कीम की सूरत में पढ़ते हैं तो फिर बंदे को वो भूलता नहीं है। तो ये चीज़ें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि अब आपको एक बेर एक्ट जो है वो पढ़ना आता है और मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करता, लेकिन इतनी इजी इसकी वर्डिंग थी एक्ट की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चूँकि आप लोग ने एक माइंड बना लिया है कि बाबर साहब भी थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं, तो मैं एक ही लेक्चर के अंदर इसको कवर करता हूँ, आपको इसका एक ओवर वर्ल्ड आईव्यू देता हूँ और इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ और इंशाल्लाह उसका आपको फ़ायदा भी होगा। और फिर थारोली फिर इंशाल्लाह आप खुद जो है उसको देख लेंगे, आप उसको जो है वो पढ़ लेंगे। किधर गया? अच्छा, एक नज़र वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियसली आया था। What are the powers, jurisdiction and function of the Ombudsman in Punjab Office of Ombudsman Act 1997? What procedure is adopted in case of defiance of recommendation of the Ombudsman? अगर आपने ये बेर एक्ट पढ़ा हो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए जो है वो कोई इशू नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन था, पास पेपर था, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम ओम्बड्समैन एक्ट को जो है हम लोग जो है वो इसको जो है वो ज़रूर देखेंगे, इसको ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से पढ़ी हुई है कि एक स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। फिर हमने ये देखा था जो प्रीवियस लेक्चर से हमने देखा था जो एग्जेक्टिव होती है समटाइम उसके ऊपर भी जुडिशल पावर्स कंफर की जाती हैं ताकि वो एक जो पर्पस है उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। फिर साथ ही साथ हमें ये भी एप्रीहेंशन होती है कि कहीं वो अपने उस पावर को जो है वो अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो उसको एक्सीड ना करे। तो उसके लिए एक रेमेडी तो थी जुडिशल रिव्यू, जो कि कोर्ट्स कर सकती हैं। एक और रेमेडी है जो कि क्या है, ओम्बड्समैन की। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, एग्जेक्टिव है, इसके किसी डिपार्टमेंट का, किसी अथॉरिटी का नाम लें तो मैं आपके सामने ये मैंने नेट से ही निकाला है। देखिए, अगर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो इसमें एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, औकाफ का डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, बैतुल माल का डिपार्टमेंट, इसके अलावा एनर्जी का डिपार्टमेंट, ठीक है, वो आपदा, चले हम कह सकते हैं कि वो आपदा जो है वो एक सेमी गवर्नमेंट अदारा है और यहाँ वो वफाक के अंडर आता है, लेकिन है तो वो एक अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना। इसी तरह एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट, फिनांस का डिपार्टमेंट, फूड का डिपार्टमेंट, अच्छा जी, इसी तरह हेल्थ का डिपार्टमेंट, एजुकेशन का डिपार्टमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री का, इंफॉर्मेशन या इरिगेशन का डिपार्टमेंट, लेबर का डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, इसके अलावा माइंस एंड मिनरल का, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन का डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट, इसके अलावा और बहुत सारे, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, वुमेन डेवलपमेंट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ज़कात एंड उशर का डिपार्टमेंट। तो मैंने आपके सामने गवर्नमेंट के कितने सारे डिपार्टमेंट्स का नाम लिया है। बेसिकली इनके ऊपर क्या की गई हैं, इनके ऊपर पावर्स कंफर की गई हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे क्या करते हैं, पावर्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे एनर्जी के शोबे में हम ये जो लेस्को, मैप्को, इनको सामने रख लेते हैं, लेस्को को जो है वो सामने रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं ओम्बड्समैन का आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं कि ओम्बड्समैन का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, एक शख्स को
नजायज तौर पे तंग किया गया है, नजायज तौर पे जाती दुश्मनी थी उसकी एक एसडीओ वापडा की, ठीक है, उसने जानबूझ के उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया, जानबूझ के उसको इलीगली बिल भेज दिया, ठीक है। अब ये सारी ज्यादतियां उस शख्स के साथ हो गई, सही है। अपनी पावर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने क्या कर लिया है, एक्सीड कर लिया है। अब उसके पास एक रेमेडी तो है, हमें भी पता है, वो सिविल सूट भी कर सकता है, वो उस ऑर्डर को, उस बिल को सिविल कोर्ट में जाके जो है वो चैलेंज भी कर सकता है, माइट भी वो रिट में भी जाए, लेकिन ये है जुडिशरी वाली साइड पे, ठीक है। एट द सेम टाइम उसके पास एक और रेमेडी भी है, और वो क्या रेमेडी है कि वो एक कंप्लेंट मूव करे, किसके अगेंस्ट, उस अथॉरिटी, उस या इंडिविजुअल के अगेंस्ट, एसडीओ के अगेंस्ट यानी उसके ऑफिसर के अगेंस्ट, या एजेंसी से मुराद है वो पूरी हिरारकी जो है, जो उस रीजन के अंदर वो जो वापडा का पूरा ऑफिस है उसके अगेंस्ट वो क्या करे, वो एक कंप्लेंट मूव करे। और वो कंप्लेंट किसको मूव करे, ओम्बड्समैन को। किसको मूव करे, ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन बेसिकली क्या है, एक अथॉरिटी है, एक हाई कोर्ट लेवल के जस्टिस जो है लेवल का एक आदमी है, जिसको वो क्या की जाएगी, वो कंप्लेंट जो है वो मूव की जाएगी। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिएगा, यहाँ एक कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूं। देखिए, ओम्बड्समैन में और एक जुडिशल साइड पे एक रेमेडी में फ़र्क है। जुडिशल साइड में रेमेडी क्या है कि अगर कोर्ट ने पेनल्टी डाल दी तो कोर्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएगा, सब कुछ करवाएगा। लेकिन ओम्बड्समैन एक ऐसी अथॉरिटी है कि जो सब कुछ करेगा, पेनल्टी रिकमेंड भी करेगा, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकेगा। वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ेगा, गवर्नर के ऊपर छोड़ेगा कि वो उसका क्या करता है, वो उसको रिकमेंड तो कर सकता है, लेकिन ओम्बड्समैन के पास ऐसी कोई एजेंसी या ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपने डिसीजन को क्या करवा सके, इम्प्लीमेंट करवा सके। बेसिकली यहाँ पे तो हम ओम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं ना, कि एक तरफ एक सिटीजन है और दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। और लेकिन वैसे ओम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है बाहर के कंट्रीज में है, वो इस सेंस में है कि दो पार्टीज ओम्बड्समैन से राब्ता करती हैं, जो उनके दरमियान क्या करता है, रिकंसिलिएशन करवाने की कोशिश करता है, उनका आपस में पैचअप करवाने की कोशिश करता है। तो ये भी हम जब ओम्बड्समैन का एक्ट पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें ओम्बड्समैन किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इस चीज के ऊपर फोकस करेगा कि उस अथॉरिटी से ये कहेगा कि तुम जो है वो क्या करो कि इस तरह से इसकी जो ग्रीवेंस है उसको क्या करो, रिड्रेस करो। यानी ओम्बड्समैन का रोल जो है वो एक थर्ड पर्सन का, जैसे एक मैच में अगर अंपायर्स के दरमियान कोई चीज आ जाए तो वो रेफरी को कहते हैं, बाहर बैठे बंदे को, कि आप बताएं जी, आप इसका थर्ड अंपायर को जो वो कॉल कर लेते हैं कि आप बताएं जी कि ये आउट है या नहीं है। इसी तरह ओम्बड्समैन एक थर्ड पर्सन है जो क्या करता है, पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट जो है उसको क्या करने की कोशिश करता है, रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। वो सब कुछ करता है, लेकिन वो इंक्वायरी, वो पेनल्टी भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो कंसर्न्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसने क्या करना है, कंसर्न बंदे के खिलाफ क्या करना है, कार्रवाई करनी है। और ओम्बड्समैन ने क्या करना है, सिंपल अपनी रिकमेंडेशन देनी है। अच्छा, अब बच्चों, अब एक और चीज़ है, आपके जहन में ये आना चाहिए, ओम्बड्समैन पूरे पंजाब में एक बंदा और रोज़ाना हज़ारों कंप्लेंट जाती हैं, तो वो क्या, उसके लिए तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी कंप्लेंट्स को अकेला टिकअप कर सके। तो यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि अभी हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ओम्बड्समैन एक्ट, उसके अंदर उसको इख्तियार दिया गया है ओम्बड्समैन को कि तुम अपने जैसे छोटे छोटे ओम्बड्समैन बना लो, क्या कर लो, छोटे छोटे अपने जैसे ओम्बड्समैन बना लो, तुम अपने आगे स्टाफ हायर कर लो, तुम्हें जितना स्टाफ चाहिए तुम वो हायर कर लो, तुम अपने एडिशनल बनाना चाहते हो वो बना लो। तो अभी मैं आपके सामने जो है वो चीज़ रखूंगा, तो आप देखिएगा ओम्बड्समैन अकेला नहीं है। अब जो ओम्बड्समैन है उसने हेडक्वार्टर के ऊपर भी अपने साथ लोग जोड़ लिए हैं,
जिनको एडवाइजर या कंसल्टेंट कहते हैं, बेसिकली उसको ऑथोराइज ऑफिसर कहते हैं, और उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, वो ओम्बड्समैन कर रहा है। अच्छा, इसी तरह रीजनल रहीम यार खान, भावलपुर, लॉर्ड डिवीजन, इस तरह इन लेवल्स के ऊपर, एक तो हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर ना, जहां पे भी उसका हेडक्वार्टर होगा वहां पे, और एक रीजनल जो ऑफिस होगा वहां पे क्या किया हुआ है उसने, अपने बंदे रखे हुए हैं जो वहीं पे बैठ के लोगों को क्या कर रहे हैं, वो ओम्बड्समैन के बिहाफ पे लोगों से कंप्लेंट लेके तो उनकी क्या कर रहे हैं, रिड्रेसल कर रहे हैं। फिर ओम्बड्समैन ने क्या किया हुआ है, रजिस्ट्रार रखा है, एडिशनल रजिस्ट्रार रखा है, सेक्रेटरी रखा है, इसके अलावा अपना जैसे जैसे हाँ अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रखे हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि किसी भी कंप्लेंट को क्या करते हैं, इंटरटेन करते हैं, और इंटरटेन करने के बाद क्या करते हैं, वो उसके ऊपर ओम्बड्समैन को रिकमेंड करते हैं कि हमारे मुताबिक ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि होता क्या है कि एक कंप्लेंट जाती है जो कि ओम्बड्समैन या ओम्बड्समैन का मुतलका टेरिटरी में बैठा बंदा क्या करता है, उसको टेकअप करता है। उसके बाद वहाँ पे एक रजिस्ट्रार मौजूद होता है जो उसको क्या कर लेता है, रजिस्टर कर लेता है, कंप्लेंट को एक नंबर लगा देता है। उसको नंबर लगाने के बाद क्या है कि वो जो कंप्लेंट है, ठीक है, वो उसके बाद जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसके अगेंस्ट आई होती है उसको बोलेंगे एजेंसी। उसको क्या बोलेंगे, एजेंसी। एजेंसी में उसका कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और पूरा वो डिपार्टमेंट भी हो सकता है। उस एजेंसी से रिपोर्ट मांगी जाती है, भाई तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, बताओ तुम क्या कहते हो। उनसे वो सीपीसी की पावर्स एक्सरसाइज की जाती हैं, उनको समन किया जाता है, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। कंसर्न डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कंप्लेंट आई और उसके बाद रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर किया, उसके बाद एक ऑथोराइज ऑफिसर या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको वो क्या होगी, मार्क होगी। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाता है। उस रिपोर्ट के ऊपर वो इंक्वायरी होल्ड करता है। इंक्वायरी होल्ड करने के बाद या तो वो डायरेक्ट उसी डिपार्टमेंट को कह देता है, उसको रिकमेंडेशन दे देता है कि आप इस तरह से इस बंदे की ग्रीवेंस कर दें, या वो किसी बंदे के अगेंस्ट जो है वो क्या कर सकता है, अगर मेल एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई रिकमेंड कर सकता है। वो हम सारी चीज़ें जो है उनको क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली उसका क्या था, एक प्रोसीजर था। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जो है वो याद रख लो, यकीन जानिए आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो हाई कोर्ट की वेबसाइट है, आप प्रोसिक्यूशन एडीपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन की वेबसाइट है, आप लीगल इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट है, आप पुलिस के महकमे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जो है वो क्या है, वो वेबसाइट है। इसी तरह आप ओम्बड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो ओम्बड्समैन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। कभी भी किसी बेर एक्ट को पढ़ने से पहले आप मुतलका वेबसाइट को सर्च किया करें, उसको खोला करें और सिर्फ 10, 15, 20, 1 घंटा लगा के आप उसको सारा थ्रेश आउट कर लिया करो कि यहाँ पे क्या क्या चीज पड़ी है। उसका ये होगा कि एक प्रैक्टिकली आपका ज़हन बन जाएगा। अब जब आप थ्योरी पढ़ोगे, बेर एक्ट पढ़ोगे तो एंजॉय करोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली चीजें पहले ही देख ली हैं और अब आपने सिंपल उस थ्योरी को क्या करना है, आपने उसको सिर्फ जो है वो पढ़ना स्टार्ट करना है। तो वो चीजें जो हैं वो फिर आपको क्या लगेंगी, वो इजी लगेंगी। अब मैंने अगर आपको ओम्बड्समैन आपने पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, इसके ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर जाओ और वहां लिखो पंजाब ओम्बड्समैन, पंजाब ओम्बड्समैन। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, इशाल, इशाल बेटा, बेटा हॉटस्पॉट ऑन कर दो। हमारा भी नहीं चल रहा था। अच्छा मुझे इधर ला के दो ना, मोबाइल इधर ला के रख दो प्लीज। मेरी बेटी नहीं, अच्छा प्लीज बेटा लेक्चर रिकॉर्ड कर जाओ। अच्छा एक और है। अच्छा नहीं आप ला के दो, चलो दरमियान में रख दो, चलो। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, वो ये है, देखिए ओम्बड्समैन जो है वो उसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मसलन प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकता है, वो उर्दू में उसको कहते हैं वफाकी महोत्सव। क्या कहते हैं? वफाकी महोत्सव। और सॉरी महोत्सव।
और या वो सूबाई मौत से या वो वफाकी मौत से भी हो सकता है। इसी तरह इवन जो एक तो है ना जर्नल, किसी भी महकमे के लिए अम्बर्समेंट एक कैटेगरीज अलहदा भी कर दी गई है। मसलन टैक्स का अम्बर्समेंट अलहदा कर दिया गया है, इसी तरह इंश्योरेंस का अम्बर्समेंट जो है वो अलहदा है, तो वो उनके अलहदा लॉज होंगे। अदरवाइज दो चार डिपार्टमेंट के लिए अलहदा से अम्बर्समेंट को छोड़ के बाकी सब के लिए एक ही बंदा है जिसने आगे फिर अम्बर्समेंट या आगे अपने ऑफिसर जो है उनको क्या किया हुआ है, रखा हुआ है। अब जी मैं गूगल के ऊपर गया, मैंने इसमें अम्बर्समेंट जो है वो ढूंढा, उनकी वेबसाइट को क्या किया, ओपन किया। अब यकीन जानिए आपने बस क्या करना है, इस वेबसाइट को सिर्फ 15 से 20 मिनट या हार्डली आपने इसको 30 मिनट 1 घंटा देना है। अम्बर्समेंट के बारे में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप अबाउट अस के ऊपर आए, यहाँ पे देखिए वो कहता है इंट्रोडक्शन है, आप इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। इंट्रोडक्शन खुल जा, ये इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, अम्बर्समेंट ऑफ पंजाब की हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो अम्बर्समेंट का मैसेज जो है उसको आप जो है वो पढ़ लीजिए। अभी मैं इसको उधर भी रिलेट करूंगा उसके साथ। बेसिकली अम्बर्समेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की फंक्शनरी है, उसकी मेल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट उसके राइट्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। इतना इजी वर्ड के अंदर लिखा हुआ है, समझने की बात है, आप 1 मिनट में इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन के अंदर ही वो एक और बात करता है, वो कहता है जी इस वक्त अम्बर्समेंट कौन है। इसमें एक चीज है, टीम, टीम को निकालें। ये टीम में एक है हेड ऑफिस और क्या एक है रीजनल ऑफिस। तो मैं दोनों को जो है वो क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो हेड ऑफिस के ऊपर जो है वो ये टीम ओपन हो जा। ये देखिए, आप गौर कीजिए, हेडक्वार्टर के ऊपर उन्होंने आगे क्या रखे हुए हैं, एडवाइजर। क्या रखे हुए हैं, एडवाइजर। ये एडवाइजर कोऑर्डिनेटर, एडवाइजर। अब जो अम्बर्समैन है जो कि एक जस्टिस लेवल का जो आदमी है, उसने आगे अपने साथ लोगों को क्या किया हुआ है, उनको अपॉइंट किया हुआ है। इसी तरह एडवाइजर, 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 एडवाइजर लीगल, इसी तरह एडवाइजर हेल्थ सर्विस मॉनिटरिंग, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, ये रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार भी एक पोस्ट है अम्बर्समेंट की ना। अभी मैं आपको बताऊंगा ये पावरें कहाँ से, ये जो रजिस्ट्रार है, ये पावरें कहाँ से जो है वो कंफर इस पे की गई हैं कि ये आगे ये बंदे अपॉइंट कर रहा है। ये सेक्शन 14 है इसका ना, उसमें या सेक्शन 9 है जिसपे इस तरह वो प्राइवेट सेक्रेटरी रख सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा अम्बर्समेंट के नीचे जो है वो अकाउंट ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, और इसके अलावा नेटवर्क एक्सपर्ट, लाइजान ऑफिसर, ये सारे क्या हैं जी, इसके अंडर काम कर रहे हैं हेड ऑफिस पे। इसी तरह रीजनल ऑफिस के ऊपर भी एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, जो कि अम्बर्समेंट के बिहाफ पे क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो कि कौन कर रहा है, अम्बर्समेंट जो है वो खुद जो है वो काम जो है वो कर रहा है। तो ये बताने का आपको ये था कि अगर आप वेबसाइट को देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगी। बाद में उसको पढ़ना ना पढ़ना वो एक जो है वो अलग जो है वो चीज होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जुरिस्डिक्शन में आए, मैंडेट, यकीन जानिए ये जो है ना व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन डू, व्हाट वी कैन नॉट डू, ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये वो बेर एक्ट से उठा के जो है वो लिखी गई हैं। लेकिन अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मोटी मोटी उस एक्ट के अंदर चीज क्या है। आप उसकी प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आप उसके अंदर जो है, ये देखें, एक वो क्वेश्चन आया था ना पावर्स एंड फंक्शंस वाला, आया था ना भाई, जिसकी वजह से हम कर रहे थे पावर, जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो वो देखें वो उसकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखे हुए हैं ये, और ये सेक्शन 9 है। ये क्या है, ये सेक्शन 9 है।
ओहो, ये मैं क्या कर बैठा हूँ, इसको कैसे करूँ सही। अच्छा नहीं तो ना सी, नहीं हाउ ये ठीक है। अच्छा ये देखें, उसके बाद इसमें एक मिनट, ये व्हाट वी कैन डू, द ombudsman may on a complaint by an aggrieved person or on reference by government or provincial government or on so motu of Supreme Court or High Court or on its own motion undertake an investigation into any allegation of maladministration on the part of agency or any office or employees। देखें वो कह रहा है कि हमें कोई भी शख्स कंप्लेंट भेज सकता है, ऑनलाइन कंप्लेंट भेज सकता है, हमें कोई गवर्नमेंट कह सकती है, गवर्नमेंट का कोई बंदा या ombudsman सो मोटू क्या कर सकता है, कोई भी किसी भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट क्या कर सकता है, कोई एक्शन ले सकता है। तो व्हाट वी कैन डू, ठीक है। अच्छा व्हाट वी, अच्छा हाउ वी डू, हमारे पास एक कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट के ऊपर हम इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी के बाद हम क्या करते हैं कि एक एफिडेविट साथ लेते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। खैर ये आप पढ़ लेंगे। व्हाट वी कैन नॉट डू, मेरी बात सुनिए, कॉमन सेंस है। स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, क्या कौन कौन से, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर और एग्जेक्टिव, ऐसे ही है ना, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर। अब एग्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट है ombudsman का, तो क्या ombudsman की जरूरत है कि वो जुडिशरी में इंटरफेरेंस करे, तो बस फिर ये हो गया कि ombudsman जो है वो जुडिशरी से मुराद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंदर फिर सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट के अंदर आगे उनका स्टाफ उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। वो हाई कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन है कि वो अगर उसके महकमे में अगर मैल एडमिनिस्ट्रेशन हुई है तो वो क्या करे। इसी तरह जो पार्लियामेंट है या जो प्रोविंशियल असेंबली है, ये लेजिस्लेशन जो है, अगर उसके किसी बंदे ने मैल एडमिनिस्ट्रेशन की है तो उसका भी एक मैकेनिज्म होगा, लेकिन ombudsman वहां पे भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करेगा। ombudsman सिर्फ एग्जेक्टिव वाली साइड के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा, एग्जेक्टिव वाली साइड के ऊपर। व्हाट वी कैन नॉट डू, हम किसी कोर्ट के बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, और हम किसी फॉरेन जो पाकिस्तान के अफेयर्स हैं या फॉरेन अफेयर्स हैं उनमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते, और इसके अलावा हम लोग जो है वो आर्मी में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, इसके अलावा हम पार्लियामेंट के अगेंस्ट जो है वो या जो प्रोविंशियल असेंबली है उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एनी हाउ, तो ये देखिए ये सारा चीजें कहाँ से निकल रही हैं, ये वो जो वेबसाइट है, ये हम सारा कुछ जो है वो कहाँ से उठा रहे हैं, वहां से हम लोग जो है वो उठा रहे हैं। अच्छा अब देखिए इस वेबसाइट का कितना जबरदस्त जो है वो फायदा हुआ है। इसमें अब एक फील्ड आ गई लॉज एंड पॉलिसीज, लॉज एंड पॉलिसीज, इसमें एक है ombudsman एक्ट, इसको खोल लें आप, बल्कि आप लॉज को ओपन कर लें, ठीक है। ये आ गया, और पंजाब, ये तो ombudsman एक्ट आ गया ना, ये मैंने आपके साथ जो है वो शेयर भी कर दिया है। यहाँ पे एक और भी है, ये तो ombudsman एक्ट आ गया, एक इसके अंदर है रेगुलेशन। अब ये देखिए, ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, मैंने देखा पूरे का पूरा बेसिकली यानी उसके साथ रेगुलेशंस हैं। उसका सेक्शन 10 जो है पंजाब ombudsman एक्ट का, वो उसको कहता है, सेक्शन 10 जो है वो क्या कहता है कि, एक मिनट, सेक्शन 10 कहता है प्रोसीजर एंड एविडेंस, और सेक्शन 10 का सबसेक्शन 11 क्या कहता है, save as otherwise provided by this act, the ombudsman shall regulate the procedure for the conduct of business of the exercising power under this act। अब ये जो सब रूल 11 हैं, इसके तहत ombudsman ने अपने क्या बनाए हैं, उसने अपने रूल्स बना लिए हैं, जिसका क्या है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो हैं जी, उनका नाम है ओहो मैं कैसे इसको आगे चलाऊं, the regulation may be called the ombudsman for the province of Punjab registration, investigation and disposal of complaint। बेसिकली जो उसने पेपर में प्रोसीजर पूछा था ना, ये उस एक्ट के तहत बनने वाले रूल्स हैं, जिसके अंदर सारा लिखा हुआ है, इतना इजी लिखा हुआ है। कंप्लेंट क्या होगी, कंप्लेंट के साथ क्या लगेगा, आप एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। वो जो हमने पढ़ा था ना
एडवाइजर होंगे और वो कंसल्टेंट होंगे, स्टाफ होगा, वो सारे का सारा जो है वो उसका यहाँ पे ये सारी उसकी जो रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं। तो यानी एक एक्ट है और आगे उसके रूल्स हैं, रेगुलेशन 2005, जिनको हमने मिला के जो है वो क्या करना है, पढ़ना है। इसी तरह जो वो छोटे छोटे ऑर्डर करता है ombudsman, ठीक है, तो उसके लिए ये देखें पॉलिसीज के नाम से भी है, पॉलिसीज। अगर आप इसकी वो ये पॉलिसीज देख लेंगे, ombudsman ने अभी तक जो ऑर्डर्स किए हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। इनको याद नहीं करना, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ombudsman किस तरह से अपनी पावर्स को क्या करता है, वो एक्सरसाइज करता है। तो हम वापस आते हैं, तो ये आगे जुरिडिक्शन लॉ आ गया, ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे आ गया। तो ये वो चीज थी जो मैं कह रहा था, अगर आप ombudsman का जो उसकी वेबसाइट है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए देख लेंगे तो आपको सारी प्रोसीजर की समझ आ जाएगी। अब जब आप एक्ट पढ़ेंगे, तो आपको वो बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। मसलन हम अब जो है वो एक्ट की तरफ जो है वो आते हैं, ठीक है। आपके पास होगा और आपने उसका जो है वो प्रिंट भी जो है वो क्या किया होगा, लिया होगा आपने, ये आ गया पंजाब ऑफिस ऑफ द ombudsman एक्ट, ठीक है। तो अब मैं इस बच्चों की तरह आपको पढ़ाऊंगा नहीं, तो आपको सिंपल ये बताऊंगा कि आप इसको देखते जाएं, आपको बड़ी चीजें इसमें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी सबसे पहले प्रेम्बल जो है वो बड़ा मैटर करेगी। प्रेम्बल क्यों मैटर करेगी? क्योंकि वो यही तो ombudsman बनाने का जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविंशियल ombudsman फॉर प्रोटेक्शन, पहला ऑब्जेक्टिव, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल। नंबर 2, इंश्योरिंग अडेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। तीसरा, डायग्नोजिंग, रिड्रेसिंग एंड रेक्टिफाइंग एनी इनजस्टिस डन टू द पर्सन थ्रू मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सप्रेसिंग करप्ट प्रैक्टिसेस। यानी जहां पे भी एग्जेक्टिव ने अपनी पावर को मेल एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि एक बंदे को बिला वजह जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उसके घर की लाइट काट दी गई है, उसको एक्स्ट्रा बिल डाल दिया गया है, ठीक है। और या जहां पे उससे पैसे वगैरह मांगे गए हैं, आपने अक्सर देखा होगा वफाकी मौसम को क्या की जाती है, कंप्लेंट जो है वो मूव की जाती है। तो बेसिकली इसका मकसद लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, रूल ऑफ लॉ को जो है वो इंश्योर करना है। और इसके अलावा अगर किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट आ जाती है तो उसको डायग्नोज करना कि भाई ये मैटर है क्या, वो बनती भी है या नहीं बनती, उसकी फिर वो उसकी ग्रीवेंस को रिड्रेस करना, या रेक्टिफाइंग द इनजस्टिस, कि अगर इनजस्टिस हो गया तो कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कहना कि भाई तुम इसको अब क्या करो, तुम अब इसको इस तरह से ठीक करो, अब तुम इसका मीटर लगाओ, अब तुम इसको कंपनसेशन दो, अब तुम इसको इतना जुर्माना पे करो, ये आगे आएगा। अगर उसकी ग्रीवेंस जो है उसको रेस्ट तो करना है ना, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे, हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और फिर प्रैक्टिस को जो है वो रोकना, शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन। एजेंसी, बेसिकली एजेंसी से मुराद है कि वो डिपार्टमेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है, वो कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई कमीशन हो सकता है, कोई ऑफिस हो सकता है, या कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जैसे वापडा एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, वो हो सकता है, या कोई और इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर हो, बट डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट कोर्ट वर्किंग अंडर सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है जुडिशरी अलग है एग्जेक्टिव से, एंड द प्रोविंशियल असेंबली। क्यों? आपको पता है कि असेंबली एक अलग ऑर्गन है, उसके अगेंस्ट ombudsman कुछ नहीं करने लगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छी तरह से कर लो कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है। मेल एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है? ये एक डिसीजन होता है, प्रोसेस, रिकमेंडेशन, एक्ट, ओमिशन और कमीशन होता है, ठीक है, जो अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ हो। अब इसको आप पढ़ेंगे, ये बड़ा इजी है। इसके साथ आप क्या कर लो बच्चों, इसके साथ आप क्या कर लो, फर्ज करो आज के दौर में अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता, डिक्शनरी देख लो, या फिर साथ ही मैंने आपके साथ उर्दू में भी शेयर कर दिया है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आता तो आप साथ में ही उर्दू में भी उसको एक दफा देख लें, तो आपको वो उर्दू का मीनिंग भी मिल जाएगा, आपको उसकी जो है वो क्या आ जाएगी, वो समझ भी आ जाएगी। अच्छा, ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी?
ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिए जाएंगे, वहां से आप ये चीजें क्या कर लेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मेल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंपॉर्टेंट भी आपको बताता जाऊंगा जो पॉइंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलें, ये आ गया ऑफिस। ऑफिस से मुराद क्या, ऑफिस ऑफ द ombudsman। ombudsman क्या होता है, जो सेक्शन 3 के तहत जो है वो अपॉइंट होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज देखूं, आप किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी का सोचें, जैसे ombudsman हो गया, जैसे एक सिविल जज जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत है, या एक फैमिली जज जो फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत बैठता है, या कोई भी अथॉरिटी है, तो जब आप उसका बेर एक्ट पढ़ेंगे ना, तो मैं 4 5 6 7 8 10 चीजें बोलने लगा हूं बच्चों, ये हर एक में कॉमन होंगी। वो पॉइंट कैसे होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका टेन्योर क्या होगा, उसकी रिम्यूनरेशंस क्या होंगी, उसके ऑफिस की टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होंगी, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है। तो इसी तरह अगर हम ombudsman एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सारा इसी के गिर्द ही घूमेगा। किसके गिर्द, कि उसकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, उसका टेन्योर क्या होगा, उसकी, हाँ, उसके पावर्स क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे, वो प्रोसीजर उसका क्या होगा, वो काम कैसे करेगा, ये हर एक के अंदर क्या होती हैं, चीजें कॉमन होती हैं। ठीक है। ombudsman वो जो सेक्शन 3 के तहत जो है वो क्या हो, अपॉइंट हो। ठीक है। अच्छा, हम इस तरह कर लेंगे कि हम एक सेशन में, हमने एडीए का यानी मेरा एक वर्कशॉप फोरम तो बना हुआ है, जहाँ पे आपको इशू होगा, आप वहाँ पे इसके रेफरेंस से कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप क्या कर लेंगे, मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने अरसे के लिए करेगा, उसका ओथ लेने का तरीका क्या होगा, ये बच्चों की तरह लिखा हुआ है। ज्यादा मसला होगा तो साथ में क्या कर लेना, आपने उसको साथ में उर्दू में मिला के जो है वो पढ़ लेना है। तो आपका वो जो है, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी भी तो वो साथ में उर्दू में मिला के पढ़ने से वो क्या हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टेन्योर आ गया उसका। सही है। उसका क्या है, ये क्यों मेरे क्यों नहीं काम कर रहा। हम्म। अच्छा, उसका टेन्योर वो कितने अरसे के लिए होगा। ठीक है। वो कोई प्रॉफिट वाला होल्ड ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। अब ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, एलएलबी टाइप की हैं, आप पढ़ेंगे आपको सारी समझ आ जाएंगी। उसके टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी रिम्यूनरेशन क्या होंगी, वही चीजें जो मैं पहले आपको कह रहा था। ठीक है। अच्छा, एक्टिंग ombudsman क्या होगा। सही है। अच्छा, और ये गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अच्छा जी, उसकी सर्व, अच्छा, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ स्टाफ। द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 20 आर दोज क्लास गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इन राइटिंग शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द ombudsman। अब जो ombudsman के नीचे हमने जो उसके इतने सारे उसके नीचे बंदे देखे थे, उसका वो सॉरी सेक्रेटरी तो आता ना पीएमएस के थ्रू, वो जो क्या कहते हैं उसको, जो भर्तियां की जाएंगी, जो नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर हमने देखे थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखे थे, वो सारे के सारे क्या है, गवर्नमेंट किसके साथ मिलके, ombudsman के साथ मिलके पेपर में एक इश्तेहार देंगे कि हमने पंजाब के अंदर इस रीजन के अंदर इतने लोग चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन कर सकें, जो रजिस्ट्रार का काम कर सकें, इस स्केल की पोस्ट होगी, ये उनकी पे होगी, तो उसके बाद उनकी क्या होगी, अपॉइंटमेंट होगी। तो वो जो हमने वेबसाइट के अंदर देखा था इतना सारा स्टाफ, तो बेसिकली वो क्या है, वो सेक्शन 8 के तहत जो है वो ombudsman और गवर्नमेंट मिलके कर रहे हैं, और सेक्शन 20 में भी इस तरह का कुछ है। ठीक है। अब ये सारा आप पढ़ लेंगे। अब ये पेपर में क्वेश्चन आया था, उसकी जुरिडिक्शन क्या होगी, फंक्शंस क्या होंगे, पावर्स क्या होंगे गवर्नमेंट की। बहुत इजी है, आप इसको पढ़ लेंगे। अगर कोई चीज नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ये वो कर सकता है, ये वो नहीं कर सकता। ठीक है। और ये चीज हमने कहाँ पे देखी थी, ये हमने उधर वेबसाइट के ऊपर भी देखी थी। अब उसका प्रोसीजर और एविडेंस क्या है, अब यहाँ पे ठहरे, ये प्रोसीजर है और उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको बताइए 2005 की, उनको साथ में मिला के तो उनको देख लेना है। ठीक है।
ये देखें, ये वो रेगुलेशंस आ गई, ये चैप्टर आ गया, ये इसके डेफिनेशंस आ गई। अब उसके बाद ये प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट कैसे जाएगी, ठीक है, उसके साथ डॉक्यूमेंट जो है वो कौन, बहुत इजी है, कौन कौन से लिखेंगे। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, उसको रजिस्टर करेगा उस कंप्लेंट को। अब ये मैं रेगुलेशंस पढ़ रहा हूँ। फिर या वो उसको एडमिट कर लेगा हियरिंग के लिए, या उसको रिजेक्ट कर देगा कंप्लेंट को। अगर एडमिट करेगा तो मार्क कर देगा किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके ऊपर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। सो मोटो भी वो ombudsman जो है वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट एक्शन जो है वो ले सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। अब जो बच्चों की तरह लिखा हुआ है, अगर आप इसको देख लेंगे तो मैं नहीं समझता आपके लिए किसी ना किसी, फिर वो एजेंसी से रिपोर्ट मंगवाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। वो एजेंसी उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगी, उसकी रोशनी में वो क्या करेगा, उसके रीजॉइंडर से मुराद क्या है, दोबारा उससे कहा जा सकता है, उनको तलब किया जा सकता है कि क्या फर्दर इसका जो है वो जवाब दें, इसका ये जो अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुई है। उसके बाद क्या होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, केस की हेयरिंग होगी, किसी को तलब किया जा सकता है, इंस्पेक्शन की जा सकती है, मौका मुलाजा किया जा सकता है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन आया है पावर्स एंड फंक्शन, ये वो है। मेरी बात सुन ले, आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, सिंपल जो याद रह जाए वहां पे लिख देना है, ठीक है। रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है, ठीक है, और मजीद रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। अब प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट, उसके बाद जब एक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई तो फिर उसके बाद क्या क्या पावर्स की जा सकती हैं, कैसे कैसे उसकी ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जा सकता है, कब कब ombudsman को जो है वो रिक्वेस्ट किया। अच्छा, ये इस दफा आपको आ जाना है ये वाला क्वेश्चन कि जो है वो क्या उसकी रिकमेंडेशन हो सकती है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, कब कब वो इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर सकता है, कब कब वो उसको आगे जो है वो रिकमेंड कर सकता है। इसको आप जो है वो देख लेंगे, अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो उसके बाद ombudsman क्या क्या फाइंडिंग दे सकता है, क्या क्या ऑर्डर जो है वो जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी किस्म की भी आपके लिए जो है वो कोई कंफ्यूजन होगी। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको उसका बता दूंगा। इसमें प्रोसीजर क्या होगा, एविडेंस क्या है, ये बेसिकली उसके साथ मिला के पढ़े हैं। वो जो हमने रूल्स अभी देखे उसके साथ मिला के इसको जो है वो आप इसको देखेंगे। चलो आगे चलो, हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अच्छा अब ये वो वाली बात आ गई कि अगर ombudsman ने किसी गवर्नमेंट को, किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई यानी उसके अगेंस्ट कोई उसको कोई ऑर्डर कर दिया है कि आप किसी सिटीजन की रिड्रेसल के लिए ये करें, रिकमेंडेशन की है, लेकिन वो अथॉरिटी जो है वो क्या कर रही है, उसके ऊपर अमल नहीं कर रही, तो मैंने कहा था ना ombudsman खुद नहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, वो चुप करके किसको कह देगा, वो गवर्नमेंट को कह देगा। किसको कह देगा, गवर्नमेंट को कह देगा कि जी ये इस तरह से मैटर था और मैंने ये आपका पब्लिक सर्वेंट है उसको मैंने ये कहा था और उसने इसके ऊपर जो है वो अमल नहीं किया। तो फिर गवर्नमेंट उसको देखेगी कि किस तरह से उस डिसीजन के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। वो रेफरेंस भी भेज सकता है ombudsman ना। पावर्स ऑफ ombudsman ये भी पेपर में क्वेश्चन में शामिल हो गया जो आया हुआ है, ठीक है। इसमें वो क्या क्या पेनल्टी दे सकता है, कंपनसेशन दिला सकता है, ये सारा आप पढ़ेंगे। ये सेक्शन 15 भी उसकी पावर है किसी भी प्रिमिसेस को सर्च करने की, ठीक है। अच्छा हाँ, कंटेम्प्ट एक ऐसी चीज है जिसकी वो क्या कर सकता है, सजा दे सकता है ombudsman, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन टीम वो एक एस्टेब्लिश कर सकता है जो कोई मौका इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी बनाई जा सकती है, अपनी पावर्स को आगे डेलीगेट कर सकता है। जैसे मैंने बताया था कि ombudsman के लिए खुद से तो पॉसिबल नहीं है, तो वो अपना एडवाइजर बना सकता है, कंसल्टेंट बना सकता है, ठीक है, और उसको पावर्स दे सकता है कि आप रीजन में बैठे लोगों के मसले मसाइल क्या करें, वो हल करें, ठीक है। ये देखें ना, एडवाइजर अपॉइंट कर सकता है और फिर वो फंक्शंस किस तरह करेंगे, कॉस्ट और कंपनसेशन जो है वो दिलाई जा सकती है।
ठीक है। अच्छा जी, अपने असिस्टेंट्स वो कर सकता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस आ गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एफिडेविट, कंप्लेनेंट से एफिडेविट जो है वो लिया जा सकता है। ओम्बुड्समैन को क्या इम्यूनिटी और स्टाफ को क्या इम्यूनिटी हासिल है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से रेफरेंस आ सकता है, ठीक है। गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन फाइल की जा सकती है। ये बेसिकली अब ओम्बुड्समैन के डिसीजन के अगेंस्ट क्या है, एक रेमेडी है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छा, इस तरह सीपीसी के तहत पावर्स कंफर की जा सकती हैं, कोई रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर जो है वो, चलो आगे, रूल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ओवरराइडिंग और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, रिपील। तो दिस इज ये बेसिकली लॉ था जिसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। बच्चों मैंने तो पेपर नहीं देने, पेपर आपने देने हैं। मैं बच्चों की तरह भी आपको पढ़ा सकता था, लेकिन वो टाइम ज़ाया करने वाली बात थी। अब आप इतने मैच्योर हैं कि आप खुद इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने सारे लिंक्स वगैरह दे दिए हैं, उनको एक नज़र देख लीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।